Okay, okay. So thank you very much, Madam Dr. Neeta Shah and Dr. Bharat sir, for this kind invitation, and it is a pleasure for me to talk to you today about, as requested, Dr. Bharat Shah, diabetes and nervous system involvement. Okay, so I am a neurologist, Pankaj Agarwal. I am in Global Hospital, and for I will be talking about diabetes and nervous system, which includes nerves, etc. Okay, so I think मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप लोग को भी सबको समझ आएगा, and of course Hindi, English, as we go along. So देखिए इसमें कि डायबिटीज जो है वो आप जानते हैं कि बहुत कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इंडिया तो डायबिटीज कैपिटल है दुनिया का, एंड इसके वजह से पूरी बॉडी में तकलीफ होती है. ठीक है, और जो भी अपने ऑर्गन्स हैं, एंड ब्रेन इज नो एक्सेप्शन, ब्रेन है, नर्व्स हैं, और सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज हो सकती है. ये तो बात है. अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको कई लोग कई बार भूल जाते हैं. सिर्फ उनको लगता है कि सिर्फ नसों प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली ब्रेन में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डायबिटीज लोगों को कई सालों तक रहता है. और ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आती है हम देखेंगे थोड़े स्लाइड्स में. और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स मतलब शुगर हाई होने की वजह में जो मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं सेल्स में, और वो डैमेज करते हैं. और वैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं बड़े, उनको ब्लॉक होके प्रॉब्लम्स होती है. ये सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स ब्रेन में आ सकती है. तो देखिए ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, इसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए जो अपना ब्रेन है, कई तरीके, कम से कम 12, 14, 15 तरीके हैं जिससे डायबिटीज होने की वजह से ब्रेन एडवर्स होते हैं, और सोचने की क्षमता जिसको कॉग्निशन बोलते हैं वो कम हो जाती है डायबिटीज में. और ये धीरे धीरे होता है एज टाइम गोज ऑन, and but it certainly happens in the brain. And you see there are various mediators of this cognitive impairment, and some of them are they are naturally would expect that microvascular disease, macrovascular disease, जो blood vessels के problems हैं, और डायबिटीज के साथ डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन, ब्लड प्रेशर एलिवेशन, ये जो 3-4 कॉमन चीजें हैं, ये तो मतलब प्रॉब्लम्स करती. इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन लेवल हाई होना, कई मल्टीपल मेडिसिन डायबिटीज पेशेंट्स में, बार शुगर लो होना जो डायबिटीज पेशेंट्स के लाइफ में कई बार होता है, और कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं ब्रेन में जिसकी वजह से सोचने की क्षमता या कॉग्निशन जिसको बोलते हैं वो भी अफेक्ट होता है. ब्रेन के स्टडीज में ऐसा देखा गया है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रेन का एमआरआई है, और ये जो एरोस दिखा रहे हैं इसमें ये वाइट डॉट्स हैं, ये एरियाज हैं स्ट्रोक के या रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन के. सो ये साइलेंट ब्रेन इन्फार्क्ट्स डायबिटीज के पेशेंट में पाए जाते हैं, और जिसके वजह से सोचने की क्षमता और कॉग्निशन और प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें एकदम लो लेवल पे चलती हैं. अपने को शायद पेशेंट साथ मालूम नहीं पड़े कि ऐसा सब हो रहा है उनके ब्रेन में, बट सर्टेनली ये डायबिटीज के पेशेंट्स के ब्रेन में ये सब एडवर्स चेंजेस होते रहते हैं धीरे धीरे. कई ऐसे स्टडीज की हैं, जैसे स्पेशल स्टडीज हैं, फंक्शन है जो रिसर्च स्टडी है. इसमें देखते हैं कि जो ब्रेन होता है उसमें ब्लड सप्लाई का एक स्पेशल होता है. ठीक है, आमतौर पे नहीं करते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन रिसर्च लैब्स में होता है. तो इनमें भी देखा गया है कि कई एरिया हैं ब्रेन के, व्हाइट मैटर में, फ्रंटल टेम्पोरल गायरस में, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में, यहाँ चेंजेस देखे जाते हैं, और डायबिटीज की वजह से है. देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, इसमें कई सारे हैं. ठीक है, कि क्यों ये प्रॉब्लम डायबिटीज में होते हैं. सिर्फ शुगर होना एक चीज है, लेकिन उसके वजह से कई सारे मॉलिक्यूलर पाथवेज होते हैं, सेल्यूलर मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे पॉलीऑल पाथवे है, और ये जो सारे पाथवेज हैं,
एडवांस ग्लाइकेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो सेल उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, और इसके वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, अल्टीमेटली अपना ब्रेन क्या है, सेल बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है, सो न्यूरोनल डेथ होता है इन सम वेज, दिस इज कॉल्ड न्यूरोनल एपोप्टोसिस. सो ऑल दीज वेज आर mechanisms by which excess blood sugar leads to neuronal apoptosis, which means कि आपके ब्रेन के सेल डैमेज हो रही है धीरे. तो ये उसके मैकेनिज्म्स हैं. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं कि कॉग्निशन होता है तो क्या होता है, तो देखिए when we are जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, so you are paying attention, right? And also if your phone, if you want to sort of pick up this paper, you need your brain need to carry out the executive function. Processing speed, जो मैं बोल रहा हूं वो आप किस स्पीड से समझ रहे हैं, ठीक है. परसेप्शन, जब आप कोई सीन देखते हैं सामने, तो आपके ब्रेन उसको कैसे परसीव करता है, कैसे उसको एनालाइज करता है. मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ये सारी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ब्रेन में, जो 24 घंटे चलता रहता है. लाइक कंप्यूटर व्हिच इज रनिंग ऑन, इट इज जस्ट रनिंग इन द बैकग्राउंड. तो वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, बट ये जो सारे चेंजेस हैं, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मेमोरी, ये सारी चीज, कॉग्निटिव अपनी जो क्षमता है सोचने की, और अपने जो आसपास लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करने, ये वो अफेक्ट होता है. एंड बाहर मालूम ना पड़े लेट स्टेज होने तक, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी डायबिटीज अफेक्ट होती है. सोचने की क्षमता एक चीज है, स्ट्रोक एक दूसरी चीज है. तो मैं ये सेकंड पार्ट पे आता हूं, जो स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक तो आप जानते हैं कि ब्रेन में एक पार्ट, ब्रेन का ब्लड सप्लाई वहां अगर कट ऑफ हो जाए या रिड्यूस हो जाए, तो उस पार्ट, वो ब्रेन का जो पार्ट है वो उसके सेल जाते हैं, उसको स्ट्रोक बोलते हैं. तो ये जैसे लकवा, पैरालिसिस बोलते हैं, अचानक वीकनेस हो जाती है बॉडी की, फेस अपना टेढ़ा हो जाए, एक हाथ और पैर नहीं चलते हैं, तो ये तो आपको मालूम है कि ये इसको स्ट्रोक बोलते हैं. तो डायबिटीज में ये होना 2 to 5 टाइम्स स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. एंड आज हमारा पूरा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का फोकस है वो स्ट्रोक प्रिवेंशन पे है, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया फिर तो आपको इमरजेंसी में जल्दी से पेशेंट को लेके आना है, सीटी स्कैन, एमआरआई करना है, और कई बार उनका कभी थ्रोम्बेक्टमी या कैथ लैब वो क्लॉट को निकालना है. तो ये सारी चीजें मुश्किल हैं, लेकिन जब करना है हम करते हैं उसका ट्रीटमेंट. लेकिन द बेस्ट वे प्रिवेंट बाय कंट्रोलिंग डायबिटीज प्रॉपर्ली एंड रियलाइजिंग दैट डायबिटीज, एंड ये बिग 5 और 6 जो है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, irregular heartbeat, atrial fibrillation, smoking, cardiovascular disease, ये सारी चीजों से स्ट्रोक होता है. So we have to realize that diabetes is a big risk factor for stroke. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लेडीज हैं तो उनमें थोड़ा सा डायबिटीज होने की वजह से अगर स्ट्रोक हुआ तो स्ट्रोक केस फेटालिटी, मतलब डेथ का चांस, इफ यू हैव लार्ज स्ट्रोक, दैट इज slightly higher in women. So that also is an interesting observation. इसमें तो कोई शक नहीं है कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स एंड रैंडम ग्लूकोज लेवल्स, दे आल्सो स्ट्रांगली प्रेडिक्ट, तो वो काफी स्ट्रांग रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के लिए. अब देखिए, ये पिछली स्लाइड में मैंने जो फोटो डाली है, ये हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट है स्ट्रोक का. डॉक्टर मीता शाह मैडम ने मुझे बोला था ये पेशेंट देखने के लिए. तो ये पेशेंट को एक काफी बड़ा स्ट्रोक है लेफ्ट साइड के ब्रेन में, और ये पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस थे. उनका ब्रेन एक तरफ शिफ्ट हो गया है, को एक मतलब काफी मेडिसिन लगे और फिट नहीं आने के, ब्रेन की सूजन कम करने के, और 1-2-3 महीने में ये पेशेंट ठीक हुए. तो यू कैन सी दैट डायबिटीज कैन कॉज दीज प्रॉब्लम्स. बड़ा स्ट्रोक तो आप देखा, लेकिन ये जो स्कैन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए कि ये जो एरिया है, मैं एरो से जो बता रहा हूँ, ये एक छोटा स्ट्रोक है. ये एक एमआरआई फोटो है, और ये पेशेंट आया इमरजेंसी में एक व्हील चेयर में, और वो काफी डायबिटिक था, शुगर्स बहुत हाई थे, और अचानक वो चल नहीं पाया. बोल रहा है कि मैं चल नहीं पाऊँ, मेरा लेग एकदम वीक हो गया है. तो हमने स्कैन किया तो देखा कि ये देखिए, ये एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया है ब्रेन का, लेकिन बहुत जरूरी एरिया है. इसको मेडुला बोलते हैं. तो इसमें स्ट्रोक हो गया, जैसे ये व्हाइट आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोक है, और उसकी वजह से वो चल नहीं पाए. तो यू सी डायबिटीज
causes small vessel strokes और large vessel strokes, ये सारे types of strokes होते हैं जो सारे difficult, कभी-कभी dangerous, life threatening भी होते हैं, तो ये इसका सबका रिस्क डायबिटीज में बढ़ जाता है। अब ये तीन देखिए, इनको तो बहुत ही मैसिव स्ट्रोक हुआ, यंग पेशेंट है जिनको डायबिटीज था और ये एडमिट हुए इमरजेंसी में और सारी कोशिश के बावजूद उनका बड़ा स्ट्रोक था कि वो अनकॉन्शियस हो गए, उनका एक पार्ट का ब्रेन का स्कल निकालना पड़ा, तो यहाँ ये हड्डी जो है इसको कट करके निकाला है क्योंकि वो ब्रेन में स्वेलिंग बहुत हो गई, तो ये उसकी जान बचाई। और अभी भी वो है पेशेंट, लेकिन उनको राइट साइड पूरा वीक हो गया, कमजोर हो गया और वो थोड़ा लेट आया, इसलिए वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन दे पाए। तो यंग पेशेंट जिनको डायबिटीज था उनको ऐसे बड़े बड़े स्ट्रोक्स भी होते हैं और दिस इज द सो देयरफॉर chronic hyperglycemia results in poor prognosis also after stroke. ओके एंड इसके कई मैकेनिज्म्स हैं कि वो आर्टरीज में कैसे करते हैं, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि स्ट्रोक सीरियस है और डायबिटीज वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। ओके, विथ हाई मॉर्बिडिटी, हाई मोर्टेलिटी, डेथ का चांस भी इस बात बढ़ जाता है किसी को डायबिटीज। स्ट्रोक होने के बाद अगर शुगर हाई हो और कंट्रोल नहीं हो, ये भी बहुत जरूरी बात है। स्ट्रोक हो गया लेकिन बाद शुगर को तो कंट्रोल करो। शुगर को अगर हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो आउटकम जितना जल्दी पेशेंट रिकवर है वो ड्यूरेशन लंबा होता है और रिकवरी भी पुअर होती है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि डायबिटीज तो स्ट्रोक तो हो गया लेकिन स्ट्रोक से रिकवरी भी शुगर लेवल पे डिपेंडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट ऑल स्टेजेस कंट्रोलिंग शुगर्स इज की। ओके ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेशेंट है, इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। देखिए मैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ और स्ट्रोक वगैरह तो देखता ही हूँ, लेकिन इन पेशेंट्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जिनके अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। तो ये पेशेंट को देखिए कि बड़े ध्यान से देखना, ये पेशेंट का राइट साइड ऑफ द बॉडी कैसे हिल रहा है अपने आप, जैसे डांस कर रहा है ना। सो लेट मी सी शो यू दैट अगेन। He's just sort of dancing, right? His right side of the body is dancing. इसको hyperglycemia ज्यादा था, 600 शुगर हो गया था ये पेशेंट और अनकंट्रोलेबल राइट बॉडी प्रेजेंट। और इसको हेमिकोरिया हेमिबैलिज्म बोलते हैं। कौन उतारा खोलो, ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रोक है, इनकम्प्लीट स्ट्रोक बोलते हैं और ये कौन ऐसा होता है और ये पूरा ठीक हो जाता है। नाम तो एक बात है लेकिन ब्रेन में ब्लीडिंग, सो एक्चुअली डायबिटीज ब्लीडिंग का रिस्क इतना नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन हाइपरटेंशन बीपी वाले पेशेंट्स में ये ज्यादा रिस्क है। आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग के, कोई छोटी ब्लीडिंग है, कोई बड़ी ब्लीडिंग है। तो ये जो वाइट रहता है वो दिखाता है कि यहाँ ब्लीडिंग इन द ब्रेन इज बैड एंड there may not be a strong association of diabetes with brain. Certainly, if hypertension excuse me, Ragini Ben, can you mute yourself, Ragini? Yes, sure. पार्ट पे आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट एंड डायबिटीज। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मतलब नसों की तकलीफ। ओके, आप देख रहे हैं कि ये हाथ और पैर में अपने नर्व्स हैं। तो मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नर्व्स और वेसल्स का फर्क है। तो फर्क ये, नर्व्स आर लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, तो दे थिंक ऑफ देम एज इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं जो ब्रेन से आ रहे हैं और हाथ पैर में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हाथ हिलाना है तो ब्रेन से सिग्नल आता है और हाथ में जाता है। अगर सेंसेशन फील करना है तो अगर हम टच कर रहे हैं, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन मैंने टच किया तो वो ब्रेन में जाएगा, तो उसके उल्टा में सारी नर्व्स होते हैं। सो इलेक्ट्रिक वायर्स, they are different from pipes. So pipes carry blood, right? So those pipes are vessels. These yellow things, these wires are called nerves. These are extremely important because they allow our hands and legs to function. Now diabetes is a major risk factor for peripheral neuropathy. तो आप सब जानते हैं कि nerves का problem होता है diabetes में। Up to 50% of cases may have silent and undetected neuropathy. So diabetic neuropathy is one of the most common and most troublesome complications, and it really causes a huge problem for the patient, for the family.
economic burden, and sometimes their limb be affected because of this neuropathy. तो इसको जानना और समझना थोड़ा जरूरी है. So इसका exact incidence नहीं पता, but ये तो मैं almost every patient with diabetes is at risk of this. So up to 90% diabetes में diabetic neuropathy का incidence है. और जैसे ये कह रहे हैं कि 50% of patient with diabetes will eventually develop neuropathy. So almost certain है कि जैसे जैसे diabetes आपका बढ़ेगा 30-40 साल में न्यूरोपैथी तो आपको होनी ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा होगी. If you control it, then there is a better chance of develop late, or it will be mild. So it is highly dependent on that. डायबिटीज की नर्व्स अफेक्ट होने की वजह से पैर में अल्सर हो सकते हैं, पैर में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, और कई बार उसमें इन्फेक्शन होता है, सेंसेशन भी कम हो जाता है. आपने सुना डायबिटिक फुट. डायबिटिक फुट मतलब क्या? मतलब वो नर्व्स इतने अफेक्टेड हैं कि उसमें अगर चल रहे हैं और कुछ कीला भी लगा तो मालूम नहीं पड़ा, इसीलिए वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और पूरा वो फुट समटाइम्स डैमेज हो जाएगा, उसमें गैंग्रीन भी होता है और उसको होना भी पड़ सकता है. तो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम और इसको इग्नोर नहीं कर सकते. सो पैर का ध्यान रखना, स्पेशली पैर, दे आर वेट बेयरिंग. हाथ में तो इतना नहीं होता है, पैर में ज्यादा होता है, पैर से शुरुआत होती है. सो टेकिंग केयर ऑफ दीज foot ulcers and detecting them at an early stage and keeping your feet clean and always checking, because एक बार आपके कम हो गए उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है. तो अगर ऐसा है तो आपको बार बार अपने फुट को चेक करना है, दिन में 2-3 बार, और इंश्योर करना है उसमें कोई नहीं लगी है, इन्फेक्शन नहीं है, अल्सर नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो आपको उन डॉक्टर्स के पास जाना है, सर्जन या एक फुट स्पेशलिस्ट, और इस पे बहुत ध्यान रखना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायबिटिक फुट. अच्छा, तो सो ये स्लाइड तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, और इसमें बस वही है, मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे होता है. कई मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, वेस्कुलर फैक्टर्स हैं, इम्यून मीडिएटेड फैक्टर्स हैं. तरीके से अल्टीमेटली नर्व डिसफंक्शन होता है और नर्व्स में जो फंक्शनिंग होती है नर्व्स की वो कम हो जाती है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये स्लाइड देखिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी कई तरीके की होती है. तो एक तो है सबसे कॉमन लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी, जिसमें ग्लव एंड स्टॉकिंग, जैसे आपने ग्लव्स पहन लिए और स्टॉकिंग पहन लिए, तो ये पैटर्न में सेंसर लॉस होता है. दूसरा होता है स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, जिसमें बड़े बड़े नर्व्स नहीं, छोटे छोटे नर्व्स अफेक्ट होते हैं, ईएमजी रिपोर्ट नॉर्मल आता है. ये दूसरा है. तीसरा है कि ऐसे पैची न्यूरोपैथी होती है, मोस्टली थाइज में, जांघों में, और हाथ में भी हो सकती है, और ये एरिया थोड़े वेस्टेड और जाते हैं. जैसे कई पेशेंट्स डायबिटीज होते हैं, ये एमायोट्रोफी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी जांघ में एकदम जोर से दर्द होता है, और उसके बाद उनका जो क्वाड्रिसेप्स थाई का एकदम वीक हो जाता है और वो चल भी नहीं पाते और बहुत पेन होता है. तो इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा टाइट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, मेडिसिन यूज, समटाइम्स इम्यून ट्रीटमेंट, तो उनको एडमिट भी करना पड़ता है. तो ये एक पेक्यूलियर टाइप होती है डायबिटीज की. चौथा जो है अक्यूट मोनोन्यूरोपैथी. इसमें देखिए पेट की नर्व एक तरफ की, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. तो बोलते हैं अरे ये देखो ये क्या हो गया है, मेरा पेट बिल्कुल अंदर चला गया या बाहर आ गया, तो इसको ट्रंकल न्यूरोपैथी बोलते हैं डायबिटीज की. ठीक है. अच्छा, ये चेहरे पे इन्होंने दिखाया नंबर 3, नंबर 6. तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास और बोलते हैं देखिए मेरी आंख ना पूरी एक नीचे हो गई है, मेरा आंख बंद हो गई है. तो ये जो शटर बंद हो गया उसको टोसिस बोलते हैं, PTOSIS. ये कब होता है कि 3 नंबर की जो नस है वो उसमें अगर डायबिटीज का असर हो है तो वो बंद हो जाए. सब डर जाते हैं, सोचते हैं अरे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, ब्रेन का स्कैन कराते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता है. उसमें क्या हुआ है कि 3rd नंबर की जो नस है ब्रेन की, उसमें प्रॉब्लम हो गया है. दैट्स कॉल्ड अ डायबिटिक क्रेनियल 3rd नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूरोपैथी. दिस इज वेरी कॉमन. ऐसे ही 6th नर्व की होती है, जैसे एक आंख टेढ़ी हो जाती है और 1-2 महीने में ठीक हो जाती है. तो ये सारी टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथी, फेस में, ट्रंक में, जांघ में, पैर में. फिर ये लास्ट टाइप ऑफ न्यूरोपैथी एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है. तो यहाँ की ये 3 फिंगर यहाँ की इन्वॉल्व होती है बस इसमें, ये देखिए यहाँ. और यही एक अल्नर न्यूरोपैथी है कि इधर नीचे का पार्ट नर्व इन्वॉल्व है, एक लैटरल. तो अलग अलग नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं बॉडी में, ये जानना बहुत जरूरी है. डायबिटिक न्यूरोपैथी एक अलग ही टॉपिक है. और
ये कमाल देखिए कि डायबिटीज कहाँ कहाँ न्यूरोपैथी करती है। देखिए कोई बॉडी का पार्ट ही नहीं है जहां नर्व्स होते हैं, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं और भी बताने वाला हूँ। देखिए तो कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जैसे हार्ट है उसमें भी नर्व्स होते हैं अपने हार्ट में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बीपी और डायबिटीज मतलब ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल करते हैं, तो उनमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जैसे पेट फूलना और कभी डायरिया कंडीशन बार बार होना, ये भी एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का पार्ट है, ये भी डायबिटीज के पेशेंट्स में होता है। ये सारे अंदर ही होता रहता है, तो नहीं पड़ता है पेशेंट्स को, लेकिन जब ये सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर्स फिर सस्पेक्ट करते हैं। फिर यूरिन प्रॉब्लम्स, सेक्स में प्रॉब्लम्स, और ये सारी डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब अलग अलग ऑर्गन्स की नर्व्स जब अफेक्ट होती हैं इंटरनली, ऑटोनॉमिक होती बोलते हैं, तो ये भी एक टाइप है न्यूरोपैथी। बाकी तो मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो देखिए जैसे जब पेशेंट्स देखते हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, हार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ न्यूरोपैथी है, और उनके सिम्टम्स उसमें हम क्लासिफाई करते हैं कि जैसे जब मेरी तरह जब देखते हैं इन पेशेंट्स को, तो हम क्लासिफाई करते हैं कि ये इस टाइप की न्यूरोपैथी है, इसमें इसका ऐसा ट्रीटमेंट देना है। ओके, तो इसको डायग्नोज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट है ईएमजी नर्व कंडक्शन। देखिए मैंने आज ही ये फोटो निकाला कि मैं दिखाऊं लोगों को कि ये क्या टेस्ट है। तो देखिए ये जैसे आदमी है, इनको पैर में जलन हो रही है, और ये हमारे टेक्नीशियन है जो यहाँ करंट दे रहे हैं, ये दिख रहा है आपको नीचे, तो इससे करंट देते हैं नर्व्स में, और एकदम हल्का बेरेबल करंट होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट है इसमें मालूम, ये बहुत जरूरी टेस्ट है और सब पेशेंट्स में नहीं लगता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए या अगर कोई और डाउट है, बिकॉज डायबिटीज इज नॉट द कॉजेज, तो उसको हम लोग ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं ये सब टेस्टिंग करके। ओके, सो आई विल जस्ट गो टू सम, ओके दिस इज फाइन। तो देखिए जब न्यूरोपैथी का होता है, तो जब तक डॉक्टर पंकज अग्रवाल वापस ज्वाइन होते हैं, तो हम डायबिटीज में देखते हैं काफी टाइम पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पाँव में मूंगी आती है, पाँव में करंट आता है, कभी कभी सुन्न हो जाता है, कभी कभी तो उसके बारे में वो बताते हैं कि कौन सी नर्व कैसे डैमेज होती है। हाँ डॉक्टर पंकज, यू कैन गो अहेड। या ये पता नहीं एक दो बार ये बंद हो गया, सॉरी अबाउट दैट, आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट एनीवे सो ये कई चीजें हैं जो हम चेक करते हैं। और ये जब किसी को डायबिटीज है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि उनको स्क्रीनिंग करना पड़ता है और बड़े ध्यान से उनको मतलब इवेलुएट करना है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं उनके में या पैर में जो आ रहे हैं, तो उनको मतलब ध्यान से देखना और उनके सेंसेशन चेक करना, या कोई पिन प्रिक से या वाइब्रेशन से। सो ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि फिंगर्स में या टोज में सेंसेशन कम है, एंकल रिफ्लेक्सेस कम है कि नहीं, हैमर से चेक कर सकते हैं। मोनोफिलामेंट टेस्टिंग होती है, वो एक हल्का सा एक ऐसे बाल जैसा एक, उसमें ऐसे टच करके देख सकते हैं कि अर्ली न्यूरोपैथी थोड़ा थोड़ा हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसमें डायबिटीज ही कॉज है या अलग कॉज है। तो डायबिटीज की न्यूरोपैथी कभी भी सडन नहीं होती है, कभी एकदम ऐसा नहीं एक दो दिन में पेशेंट पैरालाइज हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज बट सम कॉजेज देयर। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो हमको बुलाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट चेक करते हैं कि कोई और रीजन तो नहीं है। ओके, ये सारी चीजें थोड़ा सा इनका अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। और लास्ट एक दो स्लाइड है, if time is there, so बेसिकली जब नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो कई मेडिसिन यूज होती हैं, और आप लोग ने कई मेडिसिन यूज भी किए होंगे।
in medicines of so pregabalin and various types of triadic antidepressants, कई मेडिसिन है जो नर्व्स में अलग अलग करती हैं और इनका लेना बहुत जरूरी है। और ये ना लो तो बहुत अनबेरेबल सीवियर पेन्स होते हैं। ओके, इसको कैसे यूज करना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक आर्ट है एंड विदाउट कॉजिंग साइड इफेक्ट्स, बिकॉज ये लेंगे तो कई बार कई बार नींद आती है, तो डॉक्टर्स कैन कंट्रोल योर सिम्टम्स, you know, and even take these medicines a little term without any harmful side effects. So these are various types of medicines used, you know, so in medicine patients को बहुत रिलीफ मिलती है और इनको जुडिशियसली उनको के जजमेंट से यूज करना एक इम्पोर्टेंट चीज है। सो आई थिंक ये मेरा लास्ट स्लाइड है और अपन ने देखा कि डायबिटीज में कैसे ब्रेन में चीजें होती हैं, सोचने की क्षमता कम हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स हो सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, सीजर में बहुत ज्यादा नहीं बताया बट यू नो और फिट्स भी आ सकते हैं, मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे आपने देखा वो आदमी का एक यू नो दैट इज अ क्लासिक सिंड्रोम इन डायबिटीज, और ऑफ कोर्स नर्व प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस टाइप्स। वो तो बेसिकली इसके बारे में अवेयरनेस होना कि डायबिटीज में ना सब टाइप ऑफ डैमेज हो सकता है और इनको अर्ली डायग्नोसिस करना कि ऐसा नहीं कि लेट एकदम एज में हो तो देन वी कांट रियली हेल्प। प्रॉपर मेडिसिन लेना डायबिटीज का, तो वो तो शायद और डायबिटीज के आपके जो भी डॉक्टर है वो सबको फॉलो करना और प्रॉपरली मेडिकेशन से लेते चेंजेस करना फॉर एक्टिविटी फॉर रिड्यूसिंग ओबेसिटी है। ये सब चीजें करने से प्रिवेंशन हम करेंगे एंड दिस प्रिवेंशन एज अ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तो ये बहुत सच है कि if you are able to prevent these nerve problems, then you know that is the best situation. So therefore we must try to do that, because once it happens treatments and all are there, but then तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने हमें बताया कि कैसे डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज में ज्यादा होता है न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम, और कभी कभी अनकंट्रोल में हाइपो का रिस्क भी ज्यादा है, उनका शुगर लो भी ज्यादा होता है, उनको भी सीजर आ सकते हैं। तो बैलेंस करना शुगर लेवल को बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने वो भी बताया कि कैसे जैसे शुगर ज्यादा रहता है, जैसे शुगर ज्यादा रहता है तो उनको ये नस का प्रॉब्लम रहता है, पर हर एक जो नस का और मसल का जो प्रॉब्लम रहता है वो डायबिटीज से ही होता है ऐसा भी नहीं है। तो उनके लिए कई टेस्ट उन्होंने बताए जिससे वो हम चेक कर सकते हैं कि ये डायबिटीज की वजह से है कि और कोई वजह से है। तो अगर आप लोगों में कोई भी सवाल है ये न्यूरोपैथी के बाबत में तो आप जरूर डॉक्टर पंकज अग्रवाल को पूछ सकते हैं। आई थिंक उनका नेट अभी डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, ही हैज जॉइन। तो आपको कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो फिर अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। Dr. Agrawal. Yeah, I'm Dr. Nandu here. Yeah, hello sir. Yeah, actually I'm supposed to come and meet you, but my question is that my A1C is currently 6.4, but I have this hyperesthesia of my feet, like I cannot bear any touch, or I cannot even, sometimes there is some splinter-like pain in the feet, but if I start walking, I don't find any problem. So could it be anything to do with the
Neuropathy, I'm a NODAT. After transplant, I have got this problem of diabetes. Diabetes was never there earlier. Yeah. And currently my age is 62 years. So I wanted to know whether is it Right. something to You do may with the have- diabetic neuropathy, or it is some other neuropathy? No, it can certainly be because of diabetes, because your symptoms are matching the symptoms that we may see in diabetic neuropathy. So certainly diabetes will be one factor. There may be some other factors involved. Sometimes there are other drugs or other things. Yes, That, of so I course, am we taking can the only say when we immunosuppressants. get I am on tacrolimus and history, mycophenolate and Visolone. So Right. these are the three immunosuppressant drugs some that I proportion make. of so some proportion of patients on tacrolimus may also have, very mild neuropathy in addition. But of course, it's a very, very important drug you need to take. But we can give you some medicines to control your symptoms. So I think we can certainly do that. No, I'm going to come and see you first. I think we, if you agree, we can do a EMG also. Yeah, sure, we can do that. Okay, thanks a lot. I'll see you soon. लेकिन पंकज, ये EMG और नर्व कंडक्शन करने से आपका डायग्नोसिस होगा, आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हो, वो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं जो डॉक्टर हेमंत नंदू को प्रॉब्लम है? हाँ, so treatments are, we use certain types of common medicines. So these are medicines for neuropathic pain, so such as pregabalin or gabapentin or tricyclic antidepressants sometimes, or carbamazepine, various types of pain relieving medicines. So medicines for neuropathic pain. So we can use them. We can give pain relief. Since there are certain local creams also which also you can apply to the affected area. So sometimes that also can be used. If suppose, for example, you can't use too many medicines because if somebody is getting side effects or there are contraindications, so ऐसे medicines हैं जिससे और आराम मिल सकता है. कभी कभी किसी को, जैसे डॉक्टर नंदू ने बताया कि उनका सेंसेशन ज्यादा हो गया है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि उनको सेंसेशन ही नहीं है, जब वो चलते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि उनका चप्पल निकल गया. तो ये डिफरेंस क्यों? किसी को ज्यादा सेंसेशन, किसी को जरा भी सेंसेशन नहीं. So ये बहुत अच्छा सवाल है सर, और आपके सब तो बहुत अच्छे ही रहते हैं, हम जानते हैं. Dr. Bharucha asked some of the most difficult questions. But seriously speaking, तो ये शुरुआत में नर्व्स अफेक्ट होती हैं. So the hyperesthesia या जो पॉजिटिव जिनको कहते पॉजिटिव, क्योंकि कुछ हो रहा है, मतलब करंट जैसा हो रहा है या जल रहा है या मूंगी जैसा हो रहा है या चींटी जैसा लग रहा है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं. तो दे मे बी इन द अर्लियर पार्ट और द मिडिल पार्ट ऑफ द डिजीज. और जब नर्व का डिस्फंक्शन ज्यादा हो जाता है एंड इट मे बी अ लिटिल प्रोलॉन्ग्ड, देन यू मे गेट दीज नेगेटिव सिम्टम्स, या कुछ नहीं हो रहा है, मतलब से जो होना चाहिए वो भी फील नहीं हो रहा है. सो यू मे गेट दैट. सो दैट मे बी वन थिंग, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज में हमने नहीं हो सकता है. बट we don't know exactly why some people get more positive or more negative terms, but में problem तो है ही. ज्यादा अगर हो रहा है तो उनको करने के लिए देंगे जो पहले बताया था, और अगर कम हो रहा है so उनमें मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है. उसमें मेनली
prevention of injury to the foot का sensation नहीं है तो injury हो सकती है secondary, वो ज़्यादा important है, and it may be according to the chronicity or stage की तो एक सवाल चैट बॉक्स में है कि उनके फीट में सेंसेशन बराबर है पर टो नेल निकल जाता है, तो वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, so दूसरा सब हाँ, so in his feet but one of his toenails are coming out. Yeah, so toenail coming out is not really, I mean उसका और reason भी हो सकते हैं. Toenail coming out may not be only because of diabetes. Okay, he has sense in his feet. आप बता रहे, लिखा है chat box में कि इस husband को sense है, लेकिन toenail one by one come out हो रहे हैं. So I'm not sure that that is because of diabetes. So you should show a foot doctor or a surgeon, and you know, maybe they can see if he is having diabetes from last 21 years. From last 21 years, he is having diabetes, but it is under control. Before it was not, but now he's taking. Yeah, so now he's taking insulin. Yeah, so you can just maybe see a surgeon just to also check if there is any other, if the nails are, you know, coming out. अभी कोई फंगल इन्फेक्शन है और कुछ है, चेक करा देना चाहिए. Okay, thank you. Fungal infection, exactly. Yeah, thank you. दूसरा सवाल है want to ask? दूसरा सवाल है कि I have a question. Okay. Does diabetes and Alzheimer have any connection? Uncontrolled diabetes and Alzheimer? Yeah. So as I said earlier, वो जो मैंने slides में आपको दिखाया कि diabetes will affect the brain thinking processes in many ways, और वही mechanisms हैं जो हमने देखे, और ये सारे cellular mechanisms की वजह से power और processing power और जो 5-6 चीजें मैंने बताई, perception and working memory, ये सारी चीजें होती हैं independently of all risk factors which may also cause the same thing. So it certainly has a role in reducing cognition over time. Okay. Thank you. So they are connected. But just because you have diabetes, you will not develop dementia, but it has a small role at least. Okay. 10 years back, my sugar was not under control. And at that time, I used to forget things in the middle of a conversation. And I used to forget a lot of things. Sugar came under control and all those things stopped. Okay. Yeah. No, so see, I mean, uncontrolled sugars can really affect the brain very badly. And अगर sugar मतलब 300-400 हो जाए तो कई पेशेंट हो जाते हैं. Okay, they may go into a sort of hyper ketotic state and coma also. So that's the example. When they come to the emergency, they are unconscious, but sugar may be 400, 450, you know, or alternatively the sugar may be 40. Hypoglycemia में होते हैं, hyperglycemia में भी unconscious हो सकते हैं. दोनों situation में unconscious फिट आ सकता है. मतलब जैसे मैडम ने पहले बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, फिट आ गया, ये तो बहुत कॉमन है. और दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, 600-700 हो गया तो भी फिट आ सकता है. तो बेहोश होना, फिट होना, लो शुगर, हाई शुगर दोनों में होता है. और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि आपका जब शुगर अनकंट्रोल था तो सोचने का क्षमता थोड़ा बीच में आपका कम हो गया था, वो उसी एक हल्का मैनिफेस्टेशन. वही चीज बहुत ज्यादा हो गई तो और भी सीरियस हो सकता. Hello.
Yes. Yes, doctor. Actually, I have it's like when I was in Dubai, I think so during that time, because of the climate or something like that, I used to get my feet had become very highly sensitive. Like a drop of water, normal cloth भी अगर feet पे लगता था तो एकदम ऐसा जलन जैसा होता था. So there the doctors had suggested me and put me on a tablet called Nerve Z at that particular point of time. लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ. On the contrary, you know, like the burning sensation, numbness, that all those things had started. And then after that, I was detected with you know, like kidney CKD and all those things. तो उसके बाद फिर हमने पूरा medication change किया था. And even after transplant also, अभी भी the sensation is like, you know, बहुत ज्यादा sensation है feet में. So what can be done, you know, like any kind of medication that can be taken? Yeah, so see, unfortunately क्या होता है कि diabetes और kidney disease जब दोनों होते हैं ना, that is not a good combination, especially for the nerves. So ऐसे कई patients हैं kidney disease के, डॉक्टर भरत शाह सर के ही हैं, और जिनको डायबिटीज भी है और उनको नर्व्स की प्रॉब्लम काफी सीधी है. ओके, और तो कई बार क्या होता है कि not be able to entirely you know, वो पूरा उसको हम मिटा नहीं सकते क्योंकि वो लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रॉनिक इशू बन नर्व्स का. तो क्या पूछ रहे थे आप? और नहीं, तो वो पेन रिलीफ के लिए समथिंग लाइक दैट, इज देयर समथिंग दैट वी कैन टेक? So there are 3-4 medicines commonly used, and so जो भी type of nerve pain हो, the medicines are similar. So there are 4 or 5 types of medicines that can be used. So Justin, yes sir, आपके जो सेंसेशन का प्रॉब्लम था ट्रांसप्लांट के पहले, हाँ जी, और अभी ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ डिफरेंस महसूस होता है? सर एक्चुअली नहीं, इतना मतलब लाइक हार्डली आई वुड से लेस देन 1% का कुछ चेंजेस हुआ है स्पेसिफिकली इन द सेंसेशन. पेन में यस थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है, बट सेंसेशन इट इज स्टिल वेरी हाईली सेंसिटिव. ओके, तो आपको जो डायबिटीज रिलेटेड जो, हाँ पंकज बताइए. हाँ पंकज, गो ऑन. Yes, sir. No, I was just saying that, see, sometimes, you know, it will not be perfect. जितना भी हम कोशिश करें, वो ऑलरेडी जो डैमेज हो गया है, वो कई बार को एक्सेप्ट पड़ता है कि वो पूरा रिवर्स नहीं होगा. Okay, we will try, we will give some medicines for the nerves to calm them down, वो पेन और ये कम करने के लिए, और मेडिसिन के नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं, समटाइम्स वी यूज दैट. लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है. डायबिटीज है, बहुत साल से किडनी डिजीज है, सो समटाइम्स तो ये भी एक कॉमन बात है. लेकिन काफी पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद जो डायबिटीज के नर्व रिलेटेड इश्यू रहते हैं उनमें काफी इम्प्रूवमेंट होता है. अपने पास आज अमर पास्ते भी है. अमर, आप सुन रहे हो क्या? अमर पास्ते या गिरीश शाह? गिरीश? यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, तो आप बताइए, आपको डायबिटीज के पहले जो सेंसेशन था और अभी ट्रांसप्लांट के बाद, ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के बाद कोई डिफरेंस लगता है आपको? सर मुझे पहले भी ऐसा कुछ इश्यू नहीं था सेंसेशन के बारे में, और अभी भी नहीं है. ओके, अपने साथ गिरीश शाह भी है. गिरीश, आप बता सकते हो? आप लकी है. गिरीश, तुम्हें बताओ जरा.
આમ બરોબર છે હા ક્યાં ક્યાં થોડી પગને દુખતા હોય બાકી આમ તો બધું બરોબર છે. અને ઓપરેશન પહેલા શું હતું? ઓપરેશન પહેલા બી એકદમ પગ દુખતા હતા. તો એમાં ફરક લાગે છે ઓપરેશન પછી? પછી તો ઘણું સારું છે. ઘણું સારું છે. એટલે ઘણા બધાને बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन के बाद जो डायबिटीज के नर्व रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो कंबाइंड डायबिटीज और किडनी की बीमारी के कारण जो कंबाइंड रहते हैं उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आते हैं. मिस्टर महेंद्र मोरे, आप कुछ कहना चाहेंगे? या मोहिंदर सबरवाल? मोहिंदर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे साथ जो पहले भी जो नमनेस थी, बट मैं मॉर्निंग वॉक ये सब बहुत अच्छे से करता था. अभी जो एक प्रॉब्लम आपने अभी डिस्कस किया है वो मेरा टो का नेल बार बार निकल रहा है. और मैंने एम्स में दिखाया था तो उन्होंने सेम जैसे मैडम ने बोला कि उसमें वो फंगल इन्फेक्शन है. तो उसके लिए मैंने आपसे उस दिन एक मेडिसिन का नाम लिया था, आपने बोला था गो अहेड. बट उससे अभी एक मेरा नेल जो है टो का नेल बहुत बड़ा हो गया है, बट अभी वो निकला नहीं है. तो आई एम स्टिल वेटिंग कि क्या होने वाला है उसका. बट आई एम अदरवाइज आई एम ओके. Okay. Much better. Did you have any sensation in your feet, loss of sensation before transplant? सर थोड़ा तो था और अभी भी. And did you feel any change after the operation? It was very okay सर. बट तब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, पैर के ऊपर से ऑटो निकल गया तो उसका टायर के कारण थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो गया था. अदरवाइज काफी फर्क आ गया था. आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्दी फिट. जो पहले मुझे थोड़ा सा ड्राउजीनेस और थोड़ा वीकनेस लगता था, सो अभी सिंस लॉकडाउन भी है और दिखा भी नहीं सकते डॉक्टर्स को, तो वो खाली टो का नेल जो है वो परेशान कर रहा है. अच्छा पंकज, डायबिटीज से जो आंखों पे इफेक्ट होती है जो हम कहते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? रेटाइनोपैथी पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? समझो किसी को 10-15 साल से डायबिटीज है तो काफी बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको आंखों का चेक करवाना चाहिए. तो आप बता सकते हो कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या चेकअप करवाना चाहिए? तो ये जो आंखों का प्रॉब्लम होता है, जैसे सर बता रहे हैं, तो ये जो आंख का पर्दा होता है पीछे, द रेटिना और द रेटिना, सो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं ओवर टाइम, उसकी वजह से मेनली होता है. वही जो पर्दा पीछे जाके 2 नंबर की नस जो सेकंड क्रेनियल नर्व है वो बन जाती है. तो इस पर्दे में जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से फिर देखने में तकलीफ होती है. और उसमें ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो जाता है वो पर्दे में, नियोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं. तो उसके वजह से कभी कभी देखने में सडनली भी हो सकती है और धीरे धीरे भी तकलीफ हो सकती है, विजन अफेक्ट हो सकता है. तो ये सारी चीजें जो डायबिटीज हैं उनको पीरियोडिकली चेक करना है. उनको पीरियोडिकली फंडस एग्जाम, मतलब आंख के अंदर वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो चेक करते हैं, आपकी दवाई देख को खोल के पर्दे को चेक करते हैं कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं. तो ये पीरियोडिकली चेक करना. और किडनी की डिजीज और रेटाइनल डिजीज ये कई बार दे गो हैंड इन हैंड, और नर्व प्रॉब्लम्स ऑफ द लेग, इसको पीरियोडिकली चेक करना और इसका ट्रैक रखना ये काफी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सर ने कहा. बिकॉज एक बार अगर वो जाए तो उसको एक स्टेज के बाद उसको पूरा ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ. अवनी तुझे एक सवाल है, तुझे फिट्स आती है तो तू पूछ सकती है. Yes, hello madam. Hi sir. मुझे पहले फिट्स आते थे, 4-5 बार फिट्स के इश्यू हुए. उसके बाद मैंने मतलब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और फिट्स उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट हुई, उसके बाद कभी हुआ नहीं है.
मेरे दो क्वेश्चंस है। एक तो पता चलेगा वेदर इट इज बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि पहले मुझे हाइपरग्लाइसीमिया बहुत होते थे। और सेकंड क्वेश्चन है वेदर ये मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। कौन सी मेडिसिन है? लेविपिल 500 mg। या सो एक तो ना देखिए कि आपको मतलब फिट्स का रीजन क्या है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसमें मतलब आपकी जो हिस्ट्री है और कब से आ रहा है, कितने आया, एम में क्या है, जी रिपोर्ट, जैसे नर्व्स का टेस्ट होता है वैसे ही ब्रेन वेव्स का टेस्ट होता है। तो ये सारी रिपोर्ट्स चेक करके हम करते हैं कि को ये प्रॉब्लम क्यों है। तो एक बार वो डायग्नोसिस बन गया कि सीजर्स का कारण या फिट्स का कारण क्या है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट आगे करते हैं। और फिट की गोली लेना जैसे लेविपिल है वो बहुत जरूरी है। तो उसका लॉन्ग टर्म ऐसा कोई साइड नहीं है, कम साइड इफेक्ट्स उसके रहते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट्स में ज्यादा रहते हैं, less than I would say 5% or some in old age maybe 10%. You know, some people in the beginning they may become drowsy with Levipil. This is also with Levetiracetam. ये थोड़ा सा अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है। कई पेशेंट्स को इरिटेबल बिहेवियर या एग्रेसिवनेस या पर्सनालिटी चेंज या हाइपर एग्रेसिव, ये तो we try reduce it or change to another drug, but this happens in I would say less than 5-10% for it. Asking whether any changes are there, but ये सारी चीजें हैं very commonly used and very good medicine. Side effects नहीं, आपको ये सब important. सर एक क्विक क्वेश्चन है मैम। Yes. So I am diabetic for 13 years and कंट्रोल में है A1C, बट क्वेश्चन ये था कि वो EMS टेस्ट जो न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वुड यू रेकमेंड डूइंग दैट? आई हैव नेवर डन इट बिफोर, सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। So she wants to. I don't have any loss of sensation, but I don't know because नहीं, थोड़ा सा So she does not have any symptoms. She is asking whether she should get EMG done. No, I think I got disconnected for a bit. Can you just repeat the question? You should not get it done. If you don't have symptoms, do not get this test. It's not a test which can. If you don't have symptoms, then do not do it. Symptoms, then you meet the doctor and then you make okay this is. But simply तो उसको check करके क्या करेंगे, कोई फायदा। Okay, because आप explain करते हुए mention किए थे वो gradual भी बढ़ता है, right? So one never know what human brain tends to ignore, right? So just in that sense, like ऐसा कुछ ये है factor कि आप इस age के हो, इतने साल से आपको है अगर diabetes, तो it's better to get it done. In the end, it's just a test, and if it shows the result, you know, you like prevention is better than cure, right? नहीं, आपकी अगर बहुत इच्छा है तो हम कर सकते हैं टेस्ट, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका कोई जैसे कोई इट्स नॉट रियली एन एक्शनेबल टेस्ट। देखिए हम टेस्ट तब करते हैं जब वो टेस्ट की जरूरत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट करेंगे तो उसमें अगर कुछ आए तो हमें ऐसी कोई ये नहीं है, बट यूजुअली कोई मैनेजमेंट चेंज कुछ बदलेगा नहीं, तो इसलिए I mean, it's, sure. Thank you so much. Really sure. So there is one question in the chat box. I have loss of sensation at my toes and front part of the sole.
I get hypersensitive in either inner or outer part of the feet. There is, this is obvious only when I lie down to sleep. And it is more when there is any breeze. He is a kidney transplant patient and now non-diabetic. He had no debt and now sugars are controlled. So he is asking why is he having these symptoms? Yeah, so I mean, the reasons will remain the same, I guess. So diabetes and, tacrolimus sometimes, always. I guess the reasons will remain the same, or symptoms bhi unke wahi hai. They are symptoms that very much like of symptoms. So, so he will require treatment because they are symptoms वो तकलीफ हो रही है तो आपको medicines लगेंगी जो usual medicines हैं. So I think वही है जो हमने डायबिटीज और कभी-कभी मेडिसिन से ऐसा होता है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल कर और अगर सिम्टम्स हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक नर्व प्रॉब्लम, नर्व पेन की मेडिसिन लेना, ये दोनों हम कर सकते हैं और विटामिन दे सकते हैं नर्व रीजनरेशन के लिए. तो ये 2-3 सिंपल चीजें हम कर सकते हैं. So Pankaj, we had one patient last week. एक पेशेंट था जिसको हाइपोग्लाइसेमिया से सीजर्स आए थे. तो उनका सवाल था कि क्या वो हर टाइम हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो हर टाइम सीजर्स आएगा. So देखिए क्या है कि ये लेवल यूजुअली देखिए 50-40 इसके नीचे सी है, लेकिन सबका लेवल अलग है. जिसको बहुत आदत हो गई है और तो उसको शायद नहीं आएगा, उसको थोड़ा और कम होने के बाद आएगा. तो ये कहें कि आएगा नहीं, लेकिन आना चांस तो है. सो आई मीन दैट डे कभी-कभी का भी चांस रहता ही है. तो वो टाइप 1 डायबिटीज है, उसको पहले हाइपोग्लाइसेमिया होता था तो अच्छा लगता था क्योंकि स्वीट खाने को मिलती थी. जब से सीजर आने लगा है तब से वो डर गया है. अच्छा. तब से वो बराबर सेंसर लगा रहा है, कंटिन्यूअस सेंसर लगा रहा है और देखता है कि मुझे हाइपो ना हो जाए. हाँ, मतलब वही है कि उसको बहुत ही क्लोजली फिर मॉनिटर करना, और जैसे ही अगर उसको थोड़ा भी ऐसा लगे, एक्चुअली सीजर आने के पहले थोड़ा सा वार्निंग आता है. पीपल मे फील स्लाइटली डिजी एंड तो अगर ऐसा लगे तो इमीडिएटली यू कैन ईट समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स के लिए अलर्ट होना और कुछ इमीडिएटली थोड़ी शुगर खा लेना अगर अपने को पता है कि बात हो रहा है. इसके अलावा तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि फिट्स की मेडिसिन अपन दे सकते हैं. यूजुअली जरूरत तो नहीं पड़ती है उसकी. और कोई सवाल किसी के मन में? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन एंड करें और अगले सेशन में हम हार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो थैंक यू डॉक्टर पंकज, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत सारे सवाल का सबको आंसर मिला और सब लोग केयरफुल रहेंगे कि शुगर को अच्छी तरह संभालो ताकि ये नौबत ही ना आए. Any other message you would like to say, Doctor? Thank you, madam. And yeah, ma'am. This is Sheetal Ghag. No, I just want to say. Okay. Ma'am, I just wanted to know whether prolonged type 2 diabetes, can it damage the retinal cells permanently? Yes. Okay. Yeah, why not? I mean, if it is severe and uncontrolled, it can damage any vessels.
Why not? Yes, it can. Okay, Pankaj, thanks a lot for sparing your valuable time and Thank helping you. our patients solve their problem. Thanks a lot. And Thank you, ऐसे madam. ही हमारे साथ जुड़े रहिए आप सब लोग हर शनिवार को शाम को 5 बजे. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you, madam. Bye. Thanks to everybody. Thanks. Thank you, madam. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.